गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों कम है क्योंकि आज पेपर में वही घिसी पिटी सी न्यूज आई हुई है, लेकिन एक दो न्यूज थोड़ी अच्छी भी है यहाँ पे। जैसे फ्रांस और अफ्रीका वाला जो रिलेशन है वो पहले हम लोगों ने नहीं किया है, तो आपको बताऊंगा कि फ्रांस अफ्रीका के अंदर क्यों इन्वॉल्व है और क्या पूरा मामला वहां पे चल रहा है। प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सरकार ने कुछ नए पीएचडी के अंदर रूल्स के अंदर चेंज किया है। वो क्या है, G20 के बारे में छोटा सा आर्टिकल है, वो बता सकता हूँ आपको। उसके अलावा गवर्नमेंट के ऊपर 25,000 रुपीज का फाइन लगाया गया है। क्यों लगाया गया है इसके बारे में बात करेंगे। और ये दो आज हमारे EWS ओपिनियन और प्राइवेट फंडिंग, ये दो एडिटोरियल हैं लिए गए हैं। क्योंकि आज आर्टिकल कुछ खास थे नहीं, तो आई थॉट के चलो आपको दो एडिटोरियल करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़े ठीक हैं। क्योंकि एक तो आपको पता है कि COP27 इस समय चल रहा है इजिप्ट के अंदर, तो उसके बारे में है थोड़ा सा। और ये वाला EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो 103 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको अभी अपहोल्ड कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे बात कर सकते हैं। लेकिन आज तो वैसे तो खास दिन है। आज खास दिन है कि आज है चिल्ड्रंस डे। और चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है आपको अच्छे से पता ही है। आज नेहरू जी का आज जन्मदिन भी है और ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न डे द मेकर ऑफ इंडिया, आप ऐसा कह सकते हो। और हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे और बच्चों में बहुत पॉपुलर थे, चाचा नेहरू भी उनको कहा जाता है। तो उनका जन्मदिन भी है आज, और इसलिए हम लोग चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं। चलिए, स्कूल में कैसे मनाते थे हम लोग चिल्ड्रंस डे। जिस दिन चिल्ड्रंस डे होता था तो किसी सीनियर बच्चे को, 12th के किसी सीनियर बच्चे को ही उस दिन प्रिंसिपल बनाया जाता था, उनको टीचर्स बनाया जाता था। सब कुछ ना बच्चे किया करते थे। और उस दिन हमारे टीचर सब स्टाफ रूम में बैठ के सारा दिन समोसे खाया करते थे, है ना। आपके स्कूल में कैसे मनाया जाता था टीचर्स डे, जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। टॉफी मिलती थी, चॉकलेट मिलती थी, लड्डू मिलते थे, आप बताइए जरा कैसे होता था। मेरा तो एक्सपीरियंस यही है छोटा सा। खैर, फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है आज। तो G20 समिट टू फोकस ऑन फूड एनर्जी सिक्योरिटी। आजकल तो यही चल रहा है ना। कोविड के टाइम से और उसके बाद में यही मुद्दे चल रहे हैं भैया। फूड इन्फ्लेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, रशिया यूक्रेन, रिसेशन, इन्फ्लेशन, करेंसी डाउन जा रही है। यही गिने चुने 4-5 टॉपिक के आसपास पूरी दुनिया इस समय घूम रही है। ऑयल प्राइसेस वगैरह वो सब एनर्जी सिक्योरिटी में आ गया। तो डेफिनेटली अभी इंडिया के लिए बहुत खास है। 2023 जो है इंडिया के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है G20। और इन्फ्लुएंशियल कैसे, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बहुत इन्फ्लुएंशियल है। कैसे इन्फ्लुएंशियल है भैया, दुनिया का 85% GDP जो है इन 20 कंट्रीज के अंदर माना जाता है, राइट। जिसमें देखो इंडिया भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दुनिया का टोटल 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन 20 कंट्रीज के बीच में है। और 75% जो दुनिया का ट्रेड होता है वो इन कंट्रीज के बीच में होता है। और एक मजेदार बात यह है कि G20 की जो सबसे खास बात है वैसे G20 की, काफी डेमोक्रेटिक है। IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन वो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। वहां पे जिसके पास ज्यादा वोटिंग पावर होती है उसी के पास वो जो ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता है उसी के पास ज्यादा वोटिंग पावर होती है। जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है ना, आप जितना पैसा पे करते हो आपको उतनी सुविधाएं मिलती हैं। तो IMF, वर्ल्ड बैंक और ये सब वैसे रहते हैं। फिर एक G7 ग्रुप है। G7 ग्रुप तो आपको पता है 7 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, राइट। तो वो तो आपस में मिलकर ही सारी बातचीत कर लेते हैं। उसमें तो डेवलपिंग कंट्री, पुअर कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। G20 एक ऐसा ग्रुप है जो कि डेमोक्रेटिक भी है, जहां पे जितने भी मेंबर हैं सबको इक्वल वोटिंग का अधिकार तो है ही, और डिसीजन मेकिंग में भी सबकी इक्वल यहाँ पे जो है पावर होती है। सबसे बड़ी खास बात यह है। एक और जिसकी खास, इसको खास बनाती है G20 का, वो ये है कि इसमें डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों ही इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड का और डेवलप्ड कंट्री का दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिया जाता है। तो G20 इसलिए बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है। और G20 की जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं 2023 में, वो कौन रहेंगे? इंडिया। देखिए, पहले आपको मैं बता चुका हूं कि G20 में एक टर्म यूज की जाती है जिसे कहा जाता है ट्रोइका। ऊपर कर लेता हूं इसको। इसे कहा जाता है ट्रोइका। ट्रोइका के बारे में आपको बताया था मैंने। ट्रोइका में क्या होता है, जिस कंट्री के पास पिछले साल प्रेसिडेंटशिप थी वो कंट्री, जिसके पास इस साल होने वाली है, पिछले साल किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास थी। जिसके पास इस साल होने वाली है यानी कि इंडिया, और जिसके पास 2024 में प्रेसिडेंटशिप होगी,
ये तीनों कंट्री मिलकर जो है एजेंडा फिक्स करती हैं और बातचीत करती हैं, पूरा माहौल बनाती हैं, उसे कहते हैं ट्रोइका। ट्राई मतलब 3। अब ये 2024 में किसके पास प्रेसिडेंटशिप जाएगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि कल और परसों मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो ये G20 की बहुत खास खास बातें हैं, कुछ कंट्रीज इसके अंदर ये हैं। देखो, स्पेन इसका पार्ट नहीं, आपको पता होना चाहिए, लेकिन स्पेन को यहाँ पे एज अ नॉन मेंबर और एज अ परमानेंट नॉन मेंबर यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। G20 का एज सच पार्ट नहीं है स्पेन। तो कई बार आप पूछ सकते हैं ना एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ G20, तो स्पेन दिखते ही है ना, उसका आंसर के बाद टूटना मत। स्पेन इज नॉट अ परमानेंट मेंबर, इट्स अ नॉन मेंबर इनवाइटी, ध्यान रहेगा आपको। और इसकी जो प्रेसिडेंटशिप होती है, प्रेसिडेंसी जो होती है, वो हर साल रोटेट करती है। जैसे इस बार इंडिया के पास है, पिछली बार इंडोनेशिया के पास थी, इस तरह से वो यहाँ पे जाती है। और इसका कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं होता G20 का, ठीक है। जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है वो उस कंट्री में उस साल जो है वो पूरी एक्टिविटी उसकी होती है। तो ये तो G20 की खास खास बातें हैं। तो भाई अभी मोदी जी तो जाएंगे ही, राइट, हमारे प्रधानमंत्री तो वैसे भी जाते रहते हैं। तो अभी 15 तारीख को और 16 तारीख को, इनकी कल और परसों, मोदी जी कहाँ पे जाएंगे, बाली में, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। तो मोदी जी का जो मेन मुद्दा है वो कहाँ, किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, फूड, एनर्जी सिक्योरिटी, पोस्ट कोविड हेल्थ इश्यूज, ये हमारे टॉप एजेंडा में रहने वाले हैं। क्योंकि जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है ना, वही उसका मेन एजेंडा तय करता है। तो ये तो हो गया पूरा माहौल। अब आपको यहाँ पे पता है चाइना वाले भी आएंगे, अमेरिका वाले भी आएंगे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सब लोग यहाँ पे आते हैं। तो मोदी जी किसके साथ मुलाकात करेंगे, किसके साथ नहीं मुलाकात करेंगे, इसके बारे में अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लास्ट टाइम मोदी जी और जी जिनपिंग के बीच में जो बात हुई थी वो 2019 में हुई थी। मतलब 3 सालों से हम दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं देखा है, जब से आपका इशू हुआ है J&K वाला, राइट, और अरुणाचल वाला इशू हुआ है। तो लेट्स सी कि वो जी जिनपिंग से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इंडिया का एक और जो बहुत खास जो मुद्दा रहने वाला है, उसे बोलते हैं ग्लोबल साउथ, बोला जाता है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब समझते हो, देखो दुनिया में मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नजर आती हैं, ठीक है। देखिए ये आपका इक्वेटर है, मोस्टली डेवलप्ड कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, ये आपको नजर आती हैं। चाहे वो जापान को आप मान के लीजिए, चाइना को भी चाहे मान लो। इसमें जो सदर्न हेमिस्फीयर वाली कंट्रीज है ना, एक आधी कंट्री को, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह को छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर पुअर कंट्रीज, ठीक है, पुअर कंट्री। तो इंडिया इकोनॉमिकली वो इनके साथ अलाइन करता है, ग्लोबल साउथ के साथ। ज्योग्राफिकली हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो इंडिया की ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो इंडिया करेगा भी, कि जो ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज है ना, उनके कंसर्न्स को G20 के सामने रखेंगे। क्योंकि इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, ब्राजील वगैरह की तो है, बट फिर भी तो ये भी हमारे एजेंडा में यहाँ पे रहने वाला है। तो ये तो थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में हो गया, बाकी इसमें और कुछ ज्यादा था नहीं, आप आके देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट अपने पास बनता है वो आपका, पहले आपको ना फ्रांस वाला इशू करवाता हूँ। देखिए फ्रांस वाला इशू क्या है। अगर आप अफ्रीका के मैप को देखो ध्यान से, तो देखिए ये है अफ्रीका। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट, इसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं। अगर आप बता सकते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एग्जाम में एक बार असिस्टेंट कमांडेंट में सवाल आ गया था, एक कॉन्टिनेंट वाइज आपको अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि कौन से कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज हैं। तो आप बताइए मुझे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कंट्रीज बनती हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अफ्रीका के अंदर ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये इसे बोलते हैं सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये पूरा सहारा डेजर्ट है इधर करके, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सहारा के इधर जाकर आप जाओगे, ये वाला हिस्सा जो आपका रहता है, यहाँ पे आपको मिलते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। इसके नीचे भी थोड़ा जाओगे तो, लेकिन ये रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में ये वाली जो लैंड है, जो ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रही है, इसे कहते हैं साहेल। क्या कहते हैं, साहेल। तो बेसिकली ट्रांजिशन जोन है बिटवीन डेंस फॉरेस्ट एंड बिटवीन डेजर्ट, ट्रांजिशन जोन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, माली, नाइजर, चाड, बुर्किना फासो, वो नाइजीरिया वगैरह, वो सभी कंट्रीज यहाँ पे आती हैं, नॉर्थ पार्ट ऑफ नाइजीरिया एंड ऑल दैट, ठीक है, मॉरिशियाना। दिक्कत यहाँ पे ये है दोस्तों, ये दिक्कत तो नहीं है खैर, अगर हम लोग हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव की बात करें, ब्रिटेन
के पास अपनी कॉलोनीज थी, फ्रांस के पास अपनी कॉलोनीज थी, हर कंट्री के पास अपनी अपनी कॉलोनी हुआ करती थी, राइट। तो फ्रांस और ब्रिटेन के आपस में जो है वो 36 का आंकड़ा भी रहा है हमेशा से ही। तो इंडिया के ऊपर तो जैसे ब्रिटेन का जो है वो कॉलोनी था हम लोग तो, लेकिन मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज वो फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करती थी। तो ये आपको मोरिशाना, वेस्टर्न सहारा, माली, नाइजर, ये सब जो नजर आ रहा है ना, ये सब फ्रांस की कॉलोनियां हुआ करती थी उस टाइम पे। तो जैसे ब्रिटेन हमें एक्सप्लॉइट करता था, फ्रांस इनको एक्सप्लॉइट करता था। तो हुआ ये, अब जब इनको आज़ादी मिल गई 1950s में, 60s में इन कंट्रीज को जो है आज़ादी मिली, आज़ादी मिलते ही उससे पहले तो फ्रांस का पूरा कंट्रोल हुआ करता था। यहाँ पे जो है इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो गए, क्योंकि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मतलब ये जो है मल्टी एथनिक कंट्रीज हैं, और इन कंट्रीज में एक समस्या आपको नजर आएगी। देखो इनके बॉर्डर, देखो कितने स्ट्रेट लाइन में बॉर्डर इनके हैं, राइट। देखो कितने स्ट्रेट लाइन, ऐसे भैया ऐसे बॉर्डर थोड़ी होते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो ये बॉर्डर जो बनाए गए अफ्रीका के, तो इसमें इनकी मल्टी एथनिसिटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। तो जैसे एक ही मान लो दो, जैसे एक ही ट्राइबल ग्रुप हैं, वो इसका आधे इस कंट्री में हैं, आधे दूसरी कंट्री में हैं, जबकि उनका कल्चर वगैरह सब कुछ सेम है। तो वहां पे मल्टी एथनिक जो है, इंटर और एथनिसिटी जो ग्रुप्स हैं, उनके बीच में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो बहुत अनस्टेबल सी जगह है ये। वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हर जगह होता है, इंडिया में भी हो रहा है। बट आईसिस और अलकायदा, इन दोनों ने यहाँ पे कुछ साल पहले अपना होल्ड बनाना शुरू किया। जैसे वो सीरिया में वीक हुए, अफगानिस्तान वगैरह में इधर वीक होने शुरू हुए, तो उन्होंने इधर भी आना शुरू कर दिया। तो ये जो माली, नाइजर वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, बुर्किना फासो, यहाँ पे अलकायदा वगैरह का बहुत ही जबरदस्त कंट्रोल है। खासकर जो नदन माली है, नदन नाइजर नाइजर आपको नजर आ रहा है, सम पार्ट ऑफ बुर्किना फासो, यहाँ पे तो भैया अलकायदा का एकदम पूरा पूरा कंट्रोल है। तो जब यहाँ पे कंट्रोल बढ़ने लगा, अटैक वगैरह बढ़ने लगे, तो माली, नाइजर, बुर्किना फासो, इन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट थी, अब फ्रांस के साथ रिलेशन इनके हैं ही हिस्टोरिकली, क्योंकि इनका डिफेंस वगैरह पूरा फ्रांस ही देखता था, अभी भी देखता है। तो उन्होंने फ्रांस की गवर्नमेंट को बोला कि माई बाप कुछ करिए, जैसे अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है या इराक के अंदर किया है, आप भी ऐसा करिए, अपनी फोर्सेज को भेजिए, क्योंकि अगर आप नहीं भेजोगे तो हम लोग कंप्लीटली हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो फ्रांस ने ऐसा ही किया। 2012-13 के अंदर फ्रांस ने यहाँ पे अपनी फोर्सेस को भेजना शुरू किया, ठीक है, और अलकायदा के अगेंस्ट में और आईसिस के अगेंस्ट में ऑपरेशन करने शुरू किए। 2014 तक जाते जाते जो नदन माली आपको नजर आ रहा है, ये नाइजर वाला हिस्सा नजर आ रहा है, थोड़ा पार्ट ऑफ बुर्किना फासो, ये पूरी तरह से फ्रांस के कंट्रोल में आ गया, क्योंकि इन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट थी और फ्रांस के बीच में रिलेशन जो है अच्छे खासे चल रहे थे। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखिए। तो ये जो 2013 में ऑपरेशन किया गया था, इस ऑपरेशन का जो नाम था वो था ऑपरेशन सर्वल, SERVAL। प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है, ऑपरेशन सर्वल वाज रिसेंटली न्यूज, तो ये कहां से बिलोंग करता है, किस चीज से रिलेटेड है, तो आपका ध्यान होना चाहिए। ये फ्रांस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, जो उसने अफ्रीका के अंदर किया अगेंस्ट अल कायदा और आईसिस ग्रुप। ध्यान रहेगा आपको। चलिए, तो 2013 में जब इसको किया गया तो छोटे स्केल पे किया गया था, 2000 के लगभग जो है फ्रेंच सोल्जर्स यहाँ पे आए थे, लेकिन उनको सक्सेसफुल नहीं मिली। 2014 तक जाते जाते अगले ही साल फ्रांस ने अपने ऑपरेशन को और ज्यादा इंटेंस कर दिया, और उस ऑपरेशन का नाम चेंज करके कर दिया गया ऑपरेशन बरखाने। याद रहेगा आपको, देखिए जूम कर देता हूं, ऑपरेशन बरखाने। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इट वाज रिसेंटली न्यूज, ये वो करके, जिसमें 5000 से ज्यादा फ्रेंच सोल्जर्स को, मैक्सिमम तो 5500 तक ही गए हैं, खैर इतने सोल्जर्स को उन्होंने वहां पे किया। उन्होंने माली को लिबरेट कर दिया था, और काउंटर टेररिज्म जो है वहां पे उन्होंने एक्टिविटी वगैरह करी। अब ये ठीक ठाक चल रहा था कुछ सालों तक, 2017-18 तक खैर ये ठीक ठाक चल रहा था। फिर क्या दिक्कत हुई? फिर दिक्कत ये हुई कि मेन कंट्रीज के अंदर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, भैया उनको मिलिट्री कूप कर दिया गया। तो वहां की मिलिट्री ने उनको जो है लात मारी और खुद वहां पे पावर में जाके बैठ गए। चलो ये भी फ्रांस ने सहन कर लिया, कोई बात नहीं। उन्होंने फ्रांस को विश्वास दिलाया था कि हम लोग जल्दी ही यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस करवाएंगे, हम तो बस ऐसे टेम्परेरी बेसिस पे आए हुए हैं। पर आपको अच्छे से पता ही है भैया, पावर का खून जब आपके मुंह लग जाता है तो फिर छूटता नहीं है। तो इनके जो मिलिट्री लीडर्स थे, पावर उनके मुंह लग गई, उन्होंने फिर बोला कि हम तो अपनी गद्दी को छोड़ेंगे नहीं। तो अभी इन्होंने 2025 तक का टाइम मांगा, हमें 2025 तक का टाइम दीजिए, हम लोग इलेक्शन करवाएंगे। अब फ्रांस को जो है इससे चिढ़ मच गई। फ्रांस ने कहा भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा,
मैं इतने लंबे समय तक जो है वहाँ की मिलिट्री को जो है सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे वो डेमोक्रेसी को यार बिलीव करते हैं ना। तो वो उनके बीच में इश्यूज जब क्रिएट हुए तो माली ने क्या किया, फ्रांस के डिप्लोमेट को वहां से भगा दिया। और इस बीच में यहाँ पे रशिया ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। रशिया के सब एक जो वैगनर ग्रुप करके है, वैगनर एक मिशनरी ग्रुप है, बेसिकली प्राइवेट आर्मी है वैगनर, जिसको रशिया का पूरा सपोर्ट मिलता है। इन्होंने इनके साथ भी डील करना शुरू कर दिया इन कंट्रीज की मिलिट्री ने, क्योंकि फ्रांस के साथ इनके जो है वो थोड़ा सा रिलेशन खराब हो गए थे। अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही है ना, तो इन्होंने इनसे जुगाड़ लगाया। तो वो सारी चीजें कई सालों से चल रही थी, फ्रांस इनको समझा रहा था, ये लोग समझे नहीं, एंड ऑल दैट। फाइनली अभी फ्रांस ने डिसाइड कर लिया है कि भैया अपने अपने रास्ते जाओ, आप अपना देखो, हमें अपना देखने दो, बाय बाय, राम राम टाटा। तो ये बेसिकली फ्रांस ने अपने ऑपरेशन को वहां से एंड कर दिया है। ये है प्रेजेंट सिचुएशन। अभी आगे क्या होगा वो आगे की देखेंगे, ठीक है। तो काफी डिटेल में मैंने आपको कहानी बता दी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा आपको डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये कंट्रीज वगैरह का आप नाम याद रख सकते हो, ईस्ट टू वेस्ट एंड ऑल दैट, ठीक है। ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से तो ऑफकोर्स करना ही है, बट हमने जो आर्टिकल किया है वो हमने पॉलिटिकल परस्पेक्टिव से किया है, ठीक है, आपके आईआर के परस्पेक्टिव से किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस। चलिए, एक छोटा सा आर्टिकल हमारे पास आता है, नो गवर्नमेंट रिप्लाई टू प्ली ऑन द सर्च एंड सीजर। ये क्या है मामला आपको बता देता हूँ, यहीं से कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है, बस समझने के लिए, एग्जाम के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने एक, आपको पता है कि न्यूज चैनल है द वायर, है ना, और एक दो न्यूज चैनल और भी थे, तो इनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने थोड़े समय पहले छापामारी करी थी, है ना, और इनके ऊपर कुछ आरोप वगैरह लगाए गए थे ईडी के द्वारा, सीबीआई वगैरह के द्वारा, और भी कई सारे जो है लोगों के ऊपर छापामारी की गई थी। तो होता क्या है, जब पुलिस कहीं पर रेड करती है, सर्च करने जाती है, तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उनके मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह, उसको भी सीज कर लेती है, राइट। और उसको सीज करने के बाद उनके डेटा को ट्रांसफर कर देती है। देखिए, एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं राइट प्रोटेक्टर। राइट प्रोटेक्टर एक्चुअली एक मशीन होती है, डिवाइस होती है, जिसमें आपकी मशीन या आपका मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी जो होता है, उसकी मिरर इमेज बना दी जाती है। मिरर इमेज मतलब एज इट इज क्लोन, कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, तो सारा कंटेंट चला जाता है पुलिस फोर्सेस के पास, ठीक है। और पुलिस फोर्स ऐसा क्यों करती है? वो करती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि ताकि इसके लैपटॉप वगैरह के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल ना हो जो एंटी नेशनल हो सकता है, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है, तो वो हम लोग कर लें। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इसी साल कुछ महीने पहले एक एप्लीकेशन डाली गई थी, जिसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट को कि ये इलीगल है। आप सरकार को प्रॉपर तरीके से बोलिए कि गाइडलाइंस इशू करें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सीज करने की क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्योंकि अभी क्लियर कट कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था और सरकार ने उसका जवाब दिया नहीं, तो उन्होंने 25,000 रुपए का सरकार के ऊपर फाइन लगाया है और 2-3 हफ्ते का भी और समय दिया है। इससे पहले भी एक दो केस हुए थे। केस ये हुए थे, कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के घरों के ऊपर रेड पड़ी थी, जिसमें उन प्रोफेसर्स के लैपटॉप वगैरह को सीज कर लिया गया था। जब महाराष्ट्र में मालेगांव वाला केस हुआ, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो तब भी एक एप्लीकेशन डाली गई थी, उसी एप्लीकेशन के अंदर अटैच था वो डॉक्यूमेंट में, जिसमें ये कहा गया था कि यार जो प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, इनकी ये जो पीएचडी कर रहे होते हैं या कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इनके 15-20 साल 50 साल की रिसर्च उन लैपटॉप के अंदर होती है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर होती है। तो कई बार जब पुलिस लेके उनको जाती है इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए, तो उसके अंदर वो चेंजेस कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ वायरस डाल सकते हैं, या उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तब भी ये बात हुई थी, अभी भी ये बात हो रही है। लेट्स सी इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट आगे और क्या करेगा सरकार, यहाँ पे क्या जवाब देती है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ, ये आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पे सोच गलती से डाला नहीं था, एकलव्य स्कीम के बारे में है, तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते, मैं इसको एडिट करके दे दूंगा आपको, ठीक है, एकलव्य स्कीम वाला का। तो एकलव्य स्कीम क्या है, थोड़ा आपको बताता चलूँ पहले। देखिए, 1997-1998 में सबसे पहले एकलव्य स्कीम को लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में आती है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है और जहाँ पे कुछ डिफेंस का इश्यूज भी, मतलब नक्सलाइट वाला इश्यूज भी हो सकता है, तो वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो बच्चे वहीं पे रहते हैं, वहीं पे पढ़ाई करते हैं, उनको ये, ताकि वो भी मेन स्ट्रीम के अंदर आ सके, उनको क्वालिटी एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करा सके, बिकॉज दे आर लिविंग इन द रिमोट ट्राइबल एरियाज।
वो प्रोग्राम हम लोगों ने वहाँ पे चलाया था। हर स्कूल के अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो हो सकती है 480 स्टूडेंट्स की, ठीक है, और ये क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक होता है, राइट। इसमें 10% जो सीट्स होती हैं वो होती हैं नॉन एसटी स्टूडेंट्स को और 90% होती हैं एसटी स्टूडेंट्स को। ये तो आपको पता चल गया। इस समय 367 जो स्कूल्स हैं वो फंक्शनल हैं। सरकार चाहती है कि अभी इनकी पॉपुलेशन और मतलब ये जो स्कूल हैं और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट वहाँ पे किए जाएं। 232 जो स्कूल हैं वो सैंक्शन हो चुके हैं, बट अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है। बट ये न्यूज़ में क्यों है वो आपको बताता हूँ। उनके बड़ा अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है भी, बट ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सरकार ने इस पूरे सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। सरकार ने ये कहा है कि कोई पर्टिकुलर ब्लॉक यानी कि कोई ताल्लुक जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर उसकी संख्या 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है तो वहां पे जो स्कूल बनाया जाएगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, तो उसके लिए 15 एकड़ ऑफ लैंड प्रोवाइड कराई जानी चाहिए जिसमें वो स्कूल्स बनाए जा सके। 15 एकड़ की डिमांड की गई है, राइट। अब भाई ये तो गड़बड़ हो गया। सरकार का ये कहना है कि वहां पे कई सब डिस्ट्रिक्ट ताल्लुक ऐसे हैं, ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे लैंड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो सारी फॉरेस्ट एरिया है। तो फॉरेस्ट एरिया में आपको स्कूल बनाने के लिए या तो आपको लैंड अवेलेबल है ही नहीं, अगर आपको अवेलेबल कराएंगे तो भैया जंगल काटना पड़ेगा। दोनों चीजों में यहाँ पे समस्या हो गई। तो हमारा पार्लियामेंट्री पैनल ने भी ये कहा है कि ये जो आइडिया है 15 एकड़ लैंड वाला बिल्कुल इनप्रैक्टिकल है। ठीक है, 2-4 जगह पे आपको अवेलेबल करा सकते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, वो भैया पूरा फॉरेस्ट एरिया है, कैसे प्रोवाइड कराएंगे। बस सरकार ने अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा कहा नहीं है। इसके बाद लेट्स सी आगे सरकार इसके अंदर कोई चेंजेस करती है कि नहीं करती है, बट सरकार फिलहाल तो यही कह रही है कि 15 एकड़ लैंड हमें चाहिए ही चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, बाकी तो आगे जो चीज होगी वो आगे हम लोग करते रहेंगे। चलिए ठीक है। न्यू रेगुलेशंस फॉर द अवॉर्डिंग पीएचडी। तो जिसको भी पीएचडी करना है, अगर आप में से किसी को पीएचडी करना है, तो पुराने वाले जो रूल्स थे उनके अंदर थोड़े से यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। कौन कौन से चेंजेस हुए आपको बता देता हूँ क्या है, देखिए पूरा मामला। यूजीसी हमारा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसने अभी 7 नवंबर यानी कि 3-4 दिन पहले ही, लास्ट वीक जो है अपने नया अवार्ड पीएचडी डिग्री के लिए रेगुलेशंस जो है उन्होंने गाइडलाइंस वगैरह बेसिकली कुछ इशू किया है, कुछ चेंजेस किए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, एडमिशन प्रोसीजर को लेके, इवैल्यूएशन मेथड को लेके कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे जिन्होंने चेंज की हैं। क्या किया है थोड़ा आपको बताता चलता हूँ। देखिए पीएचडी करने का क्या तरीका होता है। आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स करते हो, मास्टर्स के बाद आप जो है एमफिल करते हो और फिर आप जो है पीएचडी में एडमिशन लेते हो, या फिर मास्टर्स के बाद भी एग्जाम आप कंडक्ट जो होता है नेट वाला एग्जाम उसको क्लियर करते हो और आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये तो कुछ होता है ना। तो ये होता है प्रोसीजर। सरकार ने इस प्रोसीजर के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। सरकार ने ये कहा कि देखिए और भी चेंज होते हैं। मतलब आपको अगर पीएचडी में एडमिशन आप लेते हो तो आपके रिसर्च पेपर वगैरह होने चाहिए, किसी जर्नल वगैरह में पब्लिश होने चाहिए, तो आपका एडमिशन जो है मिल जाता है। बट इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, सरकार ने इसके अंदर ये चेंजेस किए हैं कि अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन करते हो, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री करते हो, तो उस 4 साल की डिग्री करने के अगले ही साल, नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपने 3 साल की बैचलर डिग्री की है तो उसके 2 साल के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो भैया ग्रेजुएशन के बाद तो मास्टर्स ही होता है, एमए होता है, या जो भी आपको करना है, मास्टर्स करना है, एमएससी करनी है, जो भी। बेसिकली इनका ये कहना है कि अभी आपको एमफिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 4 साल का कोर्स किया है तो अगले 1 साल के बाद 5 साल हो गए। अगर 3 साल का कोर्स किया है तो 2 साल के बाद, बेसिकली 12वीं के बाद 5 साल की एजुकेशन खत्म करने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो इन्होंने एक चीज यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस किए हैं। तो एमफिल हो गया भैया बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम अगर कहीं पे होते हैं पीएचडी के लिए तो उसमें 70% जो वेटेज दिया जाएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के नंबरों को दिया जाएगा वेटेज, और 30% जो है वो इंटरव्यू को दिया जाएगा। यहाँ पे एक दो चीजें दोस्तों और होती हैं। ये क्योंकि आप पीएचडी में जब एडमिशन लेते हो आपको थीसिस वहां पे जमा करवानी पड़ती है, और थीसिस सबमिट होने के बाद फिर अगर थीसिस अगर एक्सेप्ट होती है तो आपको पीएचडी की डिग्री जो है वो मिल जाती है। बट थीसिस जमा होने से पहले बहुत बार मतलब मैक्सिमम टाइम्स स्टूडेंट्स को किसी जर्नल्स के अंदर अपनी रिसर्च को पब्लिश करवाना पड़ता है। ठीक है, पब्लिश होने के बाद आपकी थीसिस सबमिट होती है, उसके बाद वो एक्सेप्ट होती है और आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। सरकार ने कहा कि नहीं,
ये जनरल वर्नर छोड़ो, पहले थीसिस जमा करवाओ, एक्सेप्ट होगी तो बाद में जनरल में जो करना है उसको कर लीजिए। ऐसा सरकार ने क्यों कहा है? इस जनरल का क्या नुकसान होता है? ये मोस्टली जो जनरल्स होते हैं ना वो पेड होते हैं। अब जिनका जुगाड़ होता है, जिनके पास पैसा होता है भैया, वो तो जनरल करा लेते हैं पब्लिश, जिसका नहीं हो पाता वो तो करवा नहीं पाते। समस्या यहाँ पे आ जाती है। दूसरी बात, जो अनपेड भी होते हैं, अब कुछ बच्चों का जुगाड़ होता है, टीचर्स के साथ, अपनी फैकल्टी के साथ, प्रोफेसर के साथ उनके जुगाड़ होते हैं। किसी के भैया फादर जो है जज हैं, कोई आईएएस ऑफिसर है, अब वो तो अनपेड वाले के अंदर भी जुगाड़ लगा के करवा लेते हैं। गरीब बच्चा रह जाता है क्योंकि उसकी रिसर्च पब्लिश नहीं हो पाती जनरल के अंदर, तो उसकी डिग्री भी लटक जाती है। ये यहाँ पे कुछ समस्या ये भी थी, तो वो चीजें दूर हो गई अभी। बट एक दो कंसर्न छोटे छोटे और भी हैं। कंसर्न ये है कि 4 साल की डिग्री आप करते हो या 3 साल की डिग्री के बाद 2 साल की डिग्री आप करते हो। यहाँ पे कुछ समस्या ये भी हो जाती हैं कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे हैं, जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट करते हैं, एमए कोर्स वगैरह जो करते हैं, जो सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं उनके लिए तो नुकसान है, क्योंकि ये पीएचडी तो वही बच्चा कर पाएगा जो 4 साल की बीए करेगा, मतलब ग्रेजुएशन करेगा और फिर 1 साल की एमए में एडमिशन लेगा, फिर वो पीएचडी करेगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अपनी अंडर जो ग्रेजुएशन है 4 साल वाली, वो 4 साल कंटिन्यूस नहीं करते हैं, वो 2 साल करते हैं, बीच बीच में 2 साल का गैप ले लेते हैं, फिर 3rd ईयर में एडमिशन ले लेते हैं। उनके लिए तो प्रोसीजर खराब हो गया ना पूरे का पूरा। एक तो समस्या यहाँ पे बड़ी ये है। बाकी जो थोड़ा बहुत आपको था मैंने बता दिया। बाकी शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर्स एंड ऑल दैट, वो समस्या यहाँ पे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, बस हल्का फुल्का आपको आइडिया पता होना चाहिए कि अच्छा क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, चलिए। ये तो टॉपिक आपके एडिशनल डाल दिया मैंने सेल्फ स्टडी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंडियन ओशन वगैरह के अंदर चाइनीज बहुत सारे वेसल्स देखे जा रहे हैं, जिनमें से कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं। ये कंसर्न है अभी इंडियन ओशन के अंदर थोड़ा सा। एडिटोरियल पे चलते हैं। एडिटोरियल, एक जो एडिटोरियल है वो है ईडब्ल्यूएस के बारे में। ये थोड़ा मैं आपको वहीं से करवाऊंगा। कंटेंट हालांकि मैंने डाल दिया यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा, बट इसको मैं आपको वहीं से करवाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा बेटर ज़्यादा लगा यहाँ पे डिटेलिंग इसकी। क्यूरियस केस ऑफ ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो केस अभी हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भैया जो 10% वाला जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो वीकर सेक्शन को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, हायर कास्ट की इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, उस क्राइटेरिया को अपहोल्ड कर दिया है, मतलब वो कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा। तो ये जो है कार्तिक रजा कुरुप्पु स्वामी जी हैं और बहुत बड़े एक, आप ये कह लीजिए कि दलित एक्टिविस्ट भी हैं। ठीक है, और इनका पर्सनल ओपिनियन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओपिनियन साफ साफ लिखा हुआ है। तो जो भी ये बात कर रहे हैं पर्सनल ओपिनियन है, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि इन्होंने जो बात बोली आपको माननी है या नहीं माननी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जब हम लोग एग्जाम में लिखते हैं डेफिनेटली, क्योंकि देखिए क्रिटिकल एनालिसिस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हाँ भाई 10% की रिजर्वेशन होनी चाहिए, तो मतलब होनी चाहिए, क्योंकि अभी हो भी गई है वो। ठीक है, तो ऐसा मत करना एग्जाम में आप जो है उसको पूरा एकदम से क्रिटिसाइज करने लगो, उसको गरियाने लगो, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको किया होगा। बट इनका एक अपना पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। इनका ये कहना है कि भाई देखो, ये जो रिजर्वेशन दिया जाता था, ये दिया जा रहा था हिस्टोरिकल इनजस्टिस के लिए, जो कि शूद्रों के साथ और दलित लोगों के साथ हुआ है। ठीक है, और इसलिए दिया जा रहा था ताकि उनकी एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके। ऐतिहासिक काल से लेके आज तक दलित को, शूद्र को जो है वो एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, हायरार्की में वो कहीं पे भी नहीं आते थे, चाहे एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, उनको कहीं पे भी कोई जगह नहीं मिली। तो इसके लिए रिजर्वेशन दिया गया था। यही पॉइंट ऑफ व्यू अंबेडकर जी और रामास्वामी पेरियार जी ने भी यही कहा था कि रिजर्वेशन दिया जाता है टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन। रिजर्वेशन इज नॉट अ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। भैया गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। बट जो सरकार ने जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया है, तो वो तो कहीं ना कहीं गरीबी हटाओ प्रोग्राम ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसका तो बेसिस ही है इकोनॉमिकल वीकनेस। तो ये पूरे जो रिजर्वेशन के पीछे फिलॉसफी थी उसके अगेंस्ट में जा रहा है। फिर यहाँ पे बात आती है मेरिट की। अब ये देख लीजिए कि जब 10% का रिजर्वेशन नहीं था, तो रिजर्वेशन को किस बात के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता था? मेरिट के बेस पे, कि जो कमजोर बच्चे हैं वो कम नंबर लेके भी जो है उनको जॉब मिल जाती है, जिनको अच्छे नंबर मिलते हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है। तब तो आप इस तरह के सवाल उठा रहे थे। अब आपको रिजर्वेशन दे दिया गया, आप मेरिट वाले मामले में बिल्कुल चुप हो गए हो। ये भी हमें बहुत बड़ा रीजन है। तो मेरिट इज ऑफन अ मंत्रा विच वाज यूज्ड अगेंस्ट द implementation of reservation. Historically,
ब्राह्मण्स की मोनोपोली रही है, चाहे वो यज्ञ वगैरह करने हो, सेक्रीफाइस वगैरह करने हो, पूजा अर्चना करनी हो, गिफ्ट वगैरह लेने हो, है ना, प्रीस्ट बनना हो। मंदिरों के अंदर प्रीस्ट भी मोस्टली ब्राह्मण ही रहते थे पहले, तो अब तो चेंजेस हो गए हैं थोड़े बहुत। चाहे वो स्पिरिचुअल मेंटरशिप हो, पढ़ाई लिखाई हो, तो उन क्योंकि जो स्क्रिप्चर्स थे वो ब्राह्मण के कंट्रोल में हुआ करते थे अकॉर्डिंग टू हिम। वैश्य क्या करते थे भैया, जो पैसा होता था, बिजनेस होती थी, वो वैश्य लोग कर रहे थे। क्षत्रिय लोग जो है वो मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, वो तो सोल्जर्स थे। सारा तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया, है ना। हर कुछ, पैसा भी इनके हाथ में, एजुकेशन भी इनके हाथ में, डिफेंस भी इनके हाथ में। पीछे से जो शूद्र थे, जो दलित थे, वो तो पिछड़े ही रह गए। और हमारे कई ऐसे स्क्रिप्चर्स भी हैं जो इस बात को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे मनुस्मृति हो गई, अर्थशास्त्र हो गई। बट कॉलोनियल रूल में थोड़ी सी चेंजेस हुई, मॉडर्नाइजेशन आया, नई सेकुलर वैल्यूज आई, डेमोक्रेटाइजेशन चीजों का हुआ, तो वो जो मोनोपोली थी, जो कास्ट बेस्ड, वो थोड़ी सी ब्रेक होती नजर आई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड। फिर बाद में जब हमें आज़ादी मिली तो हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर ही किया, डेमोक्रेटिकली किया। उसके अंदर भी फिर जब रिजर्वेशन दिया गया तो वो जो मोनोपोली थी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की, उसको तोड़ा गया। ठीक है, तो डी रिजर्व किया गया एजुकेशन को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। हालांकि मेरिट का सवाल यहाँ पे उठता है, लेकिन ऐसी कोई स्टडी नहीं है अब तक हुई है, जेन्युइन स्टडी, जो ये दिखाती हो कि रिजर्वेशन की वजह से मेरिट कम होती है या क्वालिटी डाउन होती है। ऐसा कहीं, इवन कई जगह पे रेलवे वगैरह में तो ये देखा गया है, रिजर्वेशन जैसे, जब से रिजर्वेशन बढ़ा है रेलवे वगैरह में, तब से रेलवे की क्वालिटी बेसिकली इंप्रूव हुई है, ये भी देखा गया है। तो वो तो सवाल चल ही रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो भैया गरीब है कौन, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। कौन है गरीब? अगर आप प्रॉपर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जाएं, इंडिया में जो आदमी 32 रुपए से कम अर्निंग करता है डेली अर्बन एरियाज में, और 27 रुपए से कम अर्निंग करते हो रूरल एरियाज में, तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, राइट। और इससे अगर आप ऊपर हो तो आप अबव पॉवर्टी लाइन हो। बट ये ईडब्ल्यूएस कोटा क्या कहता है, इन्होंने कैटेगरी रख दी 8 लाख रुपए की। 8 लाख रुपए सालाना, इसका मतलब आपकी डेली इनकम कितनी होगी? 2222 रुपए, 2220 रुपीज डेली। सोच के देखिए, अगर आप 32 रुपए 27 रुपए कमाते हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, और अगर आप 2222 से रुपीज कम कमा रहे हो डेली, तो आप वीकर सेक्शन हो। भाई ये क्या बात हुई, 32 रुपए वाले तो पुअर हैं और 2000 कमाने वाले वीक हो गए। 2000 रुपए डेली पैसे कमाने वाला वीक आदमी कैसे हो सकता है? तो क्या आपकी फिलॉसफी क्या है ये रिजर्वेशन देने की? इसके ऊपर तो बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब कोई सरकार ने ऐसी स्टडी की नहीं, डिटेल स्टडी के 4-5 साल स्टडी किया हो तब जाके उसने कोई ऐसा निकाला हो 8 लाख रुपए वाला क्राइटेरिया, ऐसा उन्होंने कुछ यहाँ पे खास किया नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डेटा है वो ये कहता है कि इंडिया में अगर आप 10 लाख रुपए सालाना से एक्स्ट्रा कमाते हो तो आप 1% पॉपुलेशन में हो, टॉप पॉपुलेशन में। इंडिया की 95% से ज्यादा जनता 8 लाख रुपए सालाना से कम कमाती है। तो भाई अगर आप 8 लाख रुपए साल भर के कमा रहे हो तो आप ऑलरेडी टॉप 2-3-4% में आते हो। आप इकोनॉमिकल वीकर कैसे हो सकते हो? इसका सरकार के पास ना तो कोई जवाब है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कोई खास बात यहाँ पे बोली नहीं, क्योंकि ऐसा कोई क्रेडिबल डेटा है नहीं। अब वो तो आगे की बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनल आगे कुछ करता है नहीं करता है, हायर बेंच के पास केस जाता है कि नहीं जाता है, बट ये इनका अपना ओपिनियन था। ठीक है, आप अग्री कर सकते हो, डिसअग्री कर सकते हो, अलग बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, हम तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट की लाइन के हिसाब से ही चलते हैं। ठीक है, चलिए। बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन अराउंड द प्राइवेट क्लाइमेट फंडिंग, हम सबको पता है कि भाई $100 बिलियन की फंडिंग की बात जो है चल रही थी, मिलता विलता तो कुछ है नहीं। तो बात ये हुई थी कि 2020 के बाद हम लोग हर साल $100 बिलियन देंगे। कुछ एस्टिमेट का ये कहना है कि OECD कंट्रीज का ये कहना है कि हम लोगों ने $83 बिलियन दिए हैं, बट लेकिन ऑक्सफैम का कहना है कि नहीं, आपने सिर्फ $20 बिलियन दिया है। और ये बात हुई थी 2009-2010 में कि हम लोग $100 बिलियन का बात। भैया अब तो 10-12 साल हो गए हैं, अब तो 100 बिलियन पे तो इन्फ्लेशन भी तो कोई चीज होती है ना इस दुनिया में। तो पहली बात, आप पैसा दे नहीं रहे हो। अब आप क्या कह रहे हो? अब आप ये कह रहे हो कि $100 बिलियन जो हम लोग आपको देंगे, उसमें से कुछ तो सरकार देगी, बाकी प्राइवेट सेक्टर देगा।
अब प्राइवेट सेक्टर पैसा क्यों देगा, आप भी ये सोच रहे होंगे। देखिए, प्राइवेट सेक्टर का एकमात्र मकसद होता है बेनिफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो प्राइवेट सेक्टर क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। प्राइवेट सेक्टर तो तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसको पैसा नजर आएगा। जैसे आपने कोई सोलर पावर प्लांट लगाना है, ठीक है, आपने कोई हाइड्रो प्लांट लगाना है, आपने कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है, आपने कोई गैस बेस्ड जो है कोई पावर प्लांट लगाना है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को ठेके दिए जाएंगे। अब ये प्राइवेट कंपनी अगर मान लो 100 रुपया कमाती हैं वहां से, तो उसमें से जो है 2-4 रुपए वो ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग के नाम पे दे देंगी। अब ये प्राइवेट डेवलपिंग कंट्री ने अलग जुगाड़ निकाला है। ये कहती हैं कि हमारी प्राइवेट कंपनीज को आप ठेके दीजिए, अपनी कंट्री के अंदर उनको प्रोजेक्ट दीजिए, उनमें से उनको जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से वो थोड़ा प्रॉफिट ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर लगाएंगे और इस तरह से हम लोग $100 बिलियन की फंडिंग कर सकते हैं। तो भाई उन्होंने नया जुगाड़ निकाल दिया। बेसिकली अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को भी वो लोग बेनिफिट यहाँ पे सिक्योर करना चाहते हैं और $100 बिलियन के अपने कमिटमेंट को भी दिखाना चाहते हैं कि देखो हम लोगों ने तो बोला था, हम लोगों ने तो दे दिया, अब आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप हमें बताइए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो टारगेट किया जाएगा वो इंडिया को और चाइना को ही किया जा रहा है, क्योंकि हम डेवलपिंग भी हैं, हमारे यहाँ पे पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है और हम लोग जो है ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट भी कर रहे हैं काफी ज्यादा, हमारा यहाँ पे टारगेट है। तो अभी हमारे ऊपर दबाव बन जाएगा इसी तरह से तो कि आप उनकी कंपनीज को ठेके दो, प्राइवेट कंपनीज को, और उनसे बदले में जो है 1-2 रुपया वो चिल्लर के रूप में ले लो। यार ये कंपनियां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं, ट्रिलियंस में कमा रही हैं, और हमें क्या दे रही हैं, कुछ भी नहीं, चिल्लर दे रही हैं। और इतना तो हमारे अडानी अंबानी जी का पॉकेट मनी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बोली हैं, कुछ खास इसमें और दमदार पार्टिकल है नहीं, बस मैंने आपको ऑब्जेक्टिव से इसका मेन बता दिया। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था मुझे लगा तो बहुत मस्त कंटेंट मिलेगा इसमें, बट आगे जाके देखा तो वही घिसी पिटी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अडेप्टेशन में, मिटिगेशन में। अब प्राइवेट सेक्टर का भैया भरोसा नहीं, रिसेशन आ गया, स्टॉक मार्केट डाउन चला गई तो अपनी हाथ पीछे खींच लेंगे, वो तो बोलेंगे देखो हमारे पास पैसा है नहीं, हमारी तो स्टॉक वैल्यू डाउन जा रही है। सरकार को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, सरकार को सामने आना पड़ेगा। तो वो बेसिकली जो है इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे बताया है, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। ये EWS थोड़ा थोड़ा आपको देखना है तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।